हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रोहित में। तो आज हम पढ़ेंगे एक बार फिर से यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के 5th पेपर जो कि है आपके सामाजिक विज्ञान का। इसके हम अति लघुत्तर प्रश्न का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके पहले एक पार्ट हमने इसका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यदि आपने उसे नहीं देखा तो देख सकते हैं। और वहाँ से आपके जो है अति लघुत्तरी तो हम पढ़ ही रहे हैं, साथ ही आपके जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो भी कवर हो जाएंगे, है ना। इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन एक एक प्रश्नों का किया है कि सब आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को करेंगे स्टार्ट और लेंगे जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए पढ़ते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न हमारा है यहाँ पे जो है, बात करें कि 2022 का हम कर लिए थे पूरा। 2022 के बाद 21 चल रहा था, 21 में भी लगभग कंप्लीट हो गए थे। और पढ़ना है हमें ये क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना है। तो आइए क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो मैंने बताया था लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। मतलब 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसी को हम कहते हैं लिंगानुपात। तो 2011 के अनुसार हमने पढ़ भी रखा था पहले ही, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, 943 महिलाएं। तो याद कर लेंगे आप कि 1000 पुरुषों पर या प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात कहा जाता है। चलिए, और 2011 के अनुसार देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो 943 महिलाएं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विटीकल्चर क्या है ना। विटीकल्चर तो जैसे कि एपी कल्चर आप सुने होंगे, एपी कल्चर में क्या होता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। वैसे बीटी कल्चर जो होता है ये अंगूर से संबंधित होता है, मतलब अंगूर की खेती से। तो बीटी कल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुवाई, उनकी पोषण, उनकी देखरेख और फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। तो कुल मिला के विटी कल्चर के अंतर्गत हम अंगूर की खेती का अध्ययन करते हैं। अंगूर की बुवाई से लेकर उसके फल के उत्पादन तक पूरा अध्ययन इसमें किया जाता है। ऐसे मधुमक्खी पालन पूछ ले तो आप कहेंगे एपी कल्चर होता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है, तो आइए बात करते हैं। तो बात करें कि ये हमारा क्या हो गया, ग्लोब हो गया, ठीक है ना। ग्लोब है, ये बीचों बीच है आपका जो है बात करें इसको तो आप कहेंगे कि ये जो है क्या कहते हैं इसको, हम इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब अगर आप देखें तो ये क्या होता है, इधर ईस्ट होता है मतलब कि पूरब, इधर क्या होता है, वेस्ट होता है पश्चिम। ये साइड कौन सा है, ऊपर वाला होता है नॉर्थ मतलब उत्तर, और नीचे वाला होता है साउथ दक्षिण। तो अगर ग्लोब पे देखा जाए तो भारत जो है यहाँ पर है ना। नॉर्थ और ईस्ट के अगर देखा जाए तो बीच में है, मतलब कि उत्तर और पूर्वी गोलार्ध के बीच में स्थित है भारत, है ना। और भारत के बीचों बीच से अगर पूछ ले और रेखा जाती है तो करके रेखा जाती है, जो कि 8 राज्यों से होकर जाती है। तो चलिए, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप कहेंगे उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में स्थित है। तो ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण बताइए। 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसमें आपने देखा अलग अलग जो है स्थानों से अलग अलग क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया था। जैसे कि बात करें लखनऊ से तो लखनऊ से बेगम हजरत महल ने जो है नेतृत्व किया था। बात करें कि अगर झांसी से तो आप रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़े होंगे। ऐसे अगर बात करें कि जो बिहार में, तो बिहार में जो है जगदीशपुर क्षेत्र से राजा कुंवर सिंह ने जो है नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह में। तो अब भाग लिया था इन लोगों ने। तो इनका कारण क्या था कि असफल क्यों हो गई, तो पहला कारण ये था कि क्रांति जो होनी थी ये समय से पहले ही कर दी गई थी, पहला कारण ये था। सैनिक दुर्बलता और उचित नेता का अभाव था, ये भी एक कारण था। आवागमन मतलब कि आने जाने के लिए और संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए साधनों का अभाव था उस समय, जितना कि आजकल है आप देखते हैं। और आर्थिक कठिनाइयाँ, तो ये सभी के सभी क्या थे, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके क्या थे, मेन रीजन थे। आगे की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है, प्रश्न है ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताइए। अब देखिए 2000 अगर देखो तो जो 22 है उसमें पूछा गया था कि किसने स्थापना की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। और कब की थी, तो 1828 ईस्वी में की थी राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना। अब इनके सिद्धांत क्या थे, ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे, तो बात करें पहला, ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है, मतलब कि सबका ईश्वर एक है और वह निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है। और वो सर्वव्यापी है, मतलब वो हर जगह, हर स्थानों पर, सभी जगहों पर विद्यमान है। और दूसरा, इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों और ब्रह्म आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, मतलब इनकी पूजा के लिए
मूर्ति पूजा और कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है, ये इनके सिद्धांत है। तीसरा, आत्मा अजर अमर है, मतलब कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, ये अजर और अमर है। और शरीर जो है नाशवान है, मतलब शरीर एक समय के बाद क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो चौथा, मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। तो ये सब ब्रह्म समाज के क्या थे, सिद्धांत हैं कि ईश्वर एक है, वो निराकार है, सर्वव्यापी है ना। और इनके सिद्धांत के अनुसार मूर्ति पूजा कर्मकांड पर कोई विश्वास नहीं करता था। इनके अनुसार आत्मा क्या है, अजर और अमर है, और शरीर क्या है, नाशवान है, मतलब नष्ट हो जाएगा एक समय के बाद। मनुष्य को अंधविश्वास में है ना विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये सब क्या थे, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत बताए गए हैं। और इसकी स्थापना किसने की, तो 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने। जबकि अगर बात करें वहीं कि जो आपका आर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की थी, तो आप कहेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 ईस्वी में की थी। तो वो भी याद रखेंगे आप, क्योंकि पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे हम। जेट धारा किसे कहते हैं, तो जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने और घूमने वाली धाराएं क्या कहलाती हैं, जेट धाराएं। तो जेट धारा किसे कहते हैं, पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने और घूमने वाली क्या होती हैं, धाराएं होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जेट धारा कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम बताइए। कौन कौन सी जनजातियाँ यूपी में प्रमुखता पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे थारू जनजाति है, अलग अलग क्षेत्रों में है ये सब। खरवाड़ जनजाति है, महीगीर जनजाति है, और बुक्सा जनजाति, ये सभी यूपी में पाई जाने वाली अलग अलग है ना जनजातियाँ हैं। तो आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, रौलट एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। तो रौलट एक्ट 26 जनवरी 1919 में लागू हुआ। तो पहली बात तो कब पूछ रहे लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1919 में जो है रौलट एक्ट लागू हुआ। सर सिडनी रौलट समिति की सिफारिशों को ही रौलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका जो अध्यक्ष था वो क्या था, सर सिडनी जो है रौलट था, इसका जो है अध्यक्ष, इसी की सिफारिश को ही रौलट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। और भारतवासियों ने इस विधेयक को क्या कहा, काला कानून कहा, क्योंकि इसके तहत जो है, इस रौलट एक्ट के तहत क्या होता था, ना किसी प्रकार का कोई भी अपील कर सकता था, ना दलील कर सकता था, और ना ही वकील कर सकता था। इसमें क्या होता था, अंग्रेज़ों को जिन पर डाउट होता था है ना, उन पर जो है बिना उनको बताए उनको क्या करते थे, गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसीलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है। अगला, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। बात करें पूना समझौता जो है, पूना पैक्ट जिसे कहते हैं, ये हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य में, पूना में हुआ था। 1932 ईस्वी में हुआ था, सितंबर महीने में 1932 में हुआ था। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं कि पूना जो पैक्ट है, पूना पैक्ट सितंबर 1932 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाओं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई थी पूना पैक्ट में। और अगला जो बताया गया, दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। तो ये था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था, पुणे में, मुंबई के पुणे में। अगला है, कृषि पर आधारित 2 उद्योग के नाम बताइए। ऐसे उद्योग के नाम बताओ जो कृषि पर डिपेंड है। पहला जूट उद्योग हो गया, है ना, चीनी उद्योग है क्योंकि गन्ने से प्राप्त किया जा रहा है। तो ये सभी क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग हैं। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते हैं आप, तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1922 के मध्य में चला था, इसके मध्य अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए। नंबर 1 खिलाफत और दूसरा है असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये भारतीय राजनीति से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं था, ये भारतीय राजनीति से डायरेक्ट रूप से संबंधित नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। किसने, खिलाफत आंदोलन ने, जो कि हुआ था 1919 से 1922 के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, तो नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में अगस्त महीने में प्रस्तुत की गई थी। और बात करें साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसमें लगभग सभी क्या थे, अंग्रेज थे। और 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत पहुंचा था।
अगला, कानपुर का लाल इमली उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कानपुर में लाल इमली जो है स्थान है, ये उद्योग है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऊनी वस्त्र का उद्योग किया जाता है, ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब चला? देखिए 3 बार गोलमेज सम्मेलन हुए थे, है ना, और तीनों में अगर पूछ ले कौन भाग लिया था तो वो भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसमें क्या पूछा है? प्रथम वाला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था इसमें जो है ये कब से कब तक चला? तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक प्रथम गोलमेज सम्मेलन चला था। अब आपका दायित्व ये है कि आप जो है ये बताएंगे कमेंट में कि दूसरा और तीसरा कब से कब तक चला था। अगला, व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि की तीव्रता कितनी है? कितनी इंटेंसिटी रखी गई है? तो पहली बात, ध्वनि की तीव्रता किस में नापते हैं? दूसरे तो डेसीबल में मापी जाती है, और जो 40 से 50 डेसीबल है WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, है ना, ये जो है बताई गई है कि 40 से 50 डेसीबल तक की ध्वनि को हमें सुनना चाहिए, हमारे कानों के लिए स्वस्थ है, अच्छी है। इसके ऊपर अगर जाती है तो क्या होगी? वो हमें जो है नुकसान पहुंचाएगी, कान के पर्दे भी फट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अस्पृश्यता, इसका मतलब होता है छुआछूत। तो छुआछूत का अंत ये किस आर्टिकल में संविधान के बताया गया है? तो आर्टिकल नंबर 17 में बताया गया है, ठीक है ना। तो बात करें आर्टिकल जो 18 है, इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। तो आगे बढ़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय, जिसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? द हेग में है, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जून 1945 ईस्वी को। कब हुई थी? 26 जून 1945 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बात करें कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने बता रखा है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की स्थापना मुंबई में की गई। होनी थी पुणे में, लेकिन पुणे में उसमें प्लेग फैला हुआ था, महामारी, इसलिए मुंबई में गोकुल दास जो है संस्कृत विद्यालय में की गई थी 28 दिसंबर 1885 को। किसके द्वारा की गई अगर पूछ ले तो A.O. ह्यूम के द्वारा, A.O. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। तो यहाँ वही पूछा है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जी ने मुंबई में इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, है ना। बात करें कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछा गया है क्वेश्चन, तो नरेंद्र नाथ दत्त था। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? तो वर्ष 1920 ईस्वी में जो है अगस्त महीने में जो है असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये स्टेटमेंट किसका है? ये कथन किसका है? तो ये कथन है जो है लोकमान बाल गंगाधर तिलक जी का है। किसका है? बाल गंगाधर तिलक जी का कथन है कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मतलब अपना राज्य हमारा जन्म से ही अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये कथन है बाल गंगाधर तिलक जी का। और इन्होंने जो है बात करें होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। तो होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो यही थे बाल गंगाधर तिलक, और इसमें एक थी एनी बेसेंट जी। कौन थी? एनी बेसेंट, श्रीमती एनी बेसेंट। ये जो है होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ेंगे हम। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 14 जुलाई 1942 ईस्वी में, है ना, वर्धा में। मतलब ये इतने तारीख को नहीं हुआ था, हुआ तो था 9 अगस्त 1942 को। यहाँ 8 अगस्त दिया है, 9 होगा 9 अगस्त 19, क्योंकि 8 अगस्त की रात में, इसलिए कहीं कहीं 8 भी दिया है। बाकी सही डेट अगर देखें तो 9 अगस्त 1942 बताया गया है। तो 14 जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका शीर्षक था भारत छोड़ो प्रस्ताव। किसने किया? तो कांग्रेस समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसका नाम रखा था भारत छोड़ो प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में ये कहा गया कि यदि अंग्रेज भारत से अपना नियंत्रण हटा लें, यदि अंग्रेज जो है ये भारत से अपने नियंत्रण को हटा लें, तो भारतीय जो जनता है ये विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपना योगदान देने के लिए तैयार है। और 9 अगस्त 1942 को मुंबई अधिवेशन में कुछ संशोधनों के साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? तो पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए चलाई जाती है, और ये जो है पहली वाली 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? तो बात करें चांदी तो ये कर्नाटक,
में कोलार में पाई जाती है, राजस्थान में जावर स्थान पर पाई जाती है, बिहार में मानभूमि स्थान पर पाई जाती है ना, क्षेत्र में पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश में बात करें तो कड़िया ये स्थानों पर जो है चांदी भारत में पाई जाती है। और अगर सोने की खान पूछ ले तो कहाँ है, तो आप कहेंगे कोलार में है, जो कि कर्नाटक में है ना, जिसको कि आप KGF मूवी में आप देखे होंगे। अगला, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? सुलहकुल जो महोत्सव है ये हिंदू और मुसलमान के बीच एकता का प्रतीक है ना, और ये आगरा में मनाया जाता है। ठीक है, सुलहकुल महोत्सव जो है हिंदू मुसलमान के बीच एकता का प्रतीक है और ये आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है ना। 16 सितंबर को हर साल जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। वैसे पर्यावरण दिवस पूछ ले तो आपको पता होगा 5 जून को मनाते हैं। ऐसे डेट बहुत से आपको याद होने चाहिए, जैसे कि विश्व जल दिवस मनाया जाए, पूछ लिया जाए तो जल दिवस कब मनाते हैं, तो आप कहेंगे 22 मार्च को। ऐसे 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, और 22 जो है मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, डाइवर्सिटी डे मनाते हैं। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन स्थान है? तो आलू उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, पहले नंबर पर है। सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? सूचना का अधिकार जिसे हम राइट टू इन्फॉर्मेशन कहते हैं, RTI बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो हम आपको बताए थे कि 12 अक्टूबर जो है 2005 को ये कानून जो है लागू किया गया था, सूचना का अधिकार। और केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर बाकी हर जगह जो है, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर बाकी सब जगह जो है RTI मतलब कि राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था, है ना, 12 अक्टूबर 2005 को। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, समय वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो यहाँ पे कई सारे जिले दिए गए हैं, है ना। इसमें आप देख सकते हो सबसे कम किसका है, तो ललितपुर। कौन है? ललितपुर 242 है। सोनभद्र में बात करें 270 है, हमीरपुर में 275 है, महोबा में 279 है, चित्रकूट में 308 है, जालौन में 370 है और झांसी में 398। तो सबसे कम कहाँ का है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला, यहाँ सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला ये राज्य है। आगे बढ़ेंगे। भारत में, है ना, जिला है भाई, राज्य थोड़ी है यार, जिला है जिला। राज्य तो यूपी है अपना, तो यूपी के अंदर जो है जिले हैं, 75 जिले हैं, आपको पता होगा। तो उसमें से सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो है अपना जो है ललितपुर, 242। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो पवन ऊर्जा जिसे वायु ऊर्जा कहते हैं, ये सबसे ज़्यादा जो है कौन राज्य उत्पादन करता है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु। कौन करता है? तमिलनाडु राज्य अग्रणी है। अगला क्वेश्चन देखो कितनी बार ये पूछा गया प्रश्न है, 22 और 19 में भी देखो पूछा गया है। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? तो लिंगानुपात या लिंग का अनुपात से तात्पर्य ये है किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को कहते हैं। तो 2011 के अनुसार ये कितना है? 943 स्त्रियों पर 1000 पुरुष थे, या फिर 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियाँ थीं, ये कह सकते हो आप। तो लिंगानुपात क्या है? जो है पुरुष और महिला का अनुपात होता है, मतलब कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, यही लिंगानुपात कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो उदारवादी में कौन कौन से? दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेट, है ना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, वह वृद्ध व्यक्ति बोलते हैं। इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। और महादेव गोविंद रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनेश वाचा, योगेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, जिन्हें महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहते हैं, मदन मोहन मालवीय, ये सभी के सभी कहते हैं उदारवादी नेता थे। आगे बढ़ेंगे हम। गांधी जी ने आंदोलन जो है स्थगित क्यों कर दिया था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा कांड, जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को, एक भयानक घटना हुई। इसे चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना के अंतर्गत भीड़ ने पुलिस के 21 जवान और थानेदार को, है ना, थाने में बंद करके आग लगा दी थी। और चौरी चौरा जो की घटना से गांधी जी इतने आहित हुए कि उन्होंने शीघ्र ही असहयोग आंदोलन जो 1920 से 1922 के बीच चलना था उसको समाप्त करने का निर्णय कर लिया था। तो चौरी चौरा कांड के बाद ही जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कर लिया था। और कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर के उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? तो गांधी जी ने 5 अप्रैल
है ना, को जो है डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार निश्चय किया गया कि प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए और बहनों को जो है मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी है तकली चलाकर सूत काटें, विदेशी वस्त्र जलाए जाएं, हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें, सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर जो है जीवन से जनसेवा में लगाएं। तो आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई। तो बात करें लाला लाजपत राय की मृत्यु जो है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गर्म दल के 3 नेताओं लाल बाल पाल में से एक थे, है ना। सन 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में हिस्सा लिया, जिसमें है ना, जिसके दौरान जो है लाठी चार्ज में ये बुरी तरह घायल हुए और 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। तो 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध इन्होंने जो है क्या किया था, तो इन्होंने आंदोलन छेड़ा जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा इन पर लाठी चार्ज किया गया और फाइनली जो है 17 नवंबर 1928 को इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो लाठी चार्ज के दौरान हुई थी और इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध जो है ये प्रदर्शन किया था। अगला, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं। तो स्वतंत्र भारत का मतलब आज़ादी के बाद। तो आज़ादी के बाद भारत की प्रमुख उपलब्धियां निम्न थी। नंबर 1, शिक्षा और डिजिटल इंडिया, भारतीय इतिहास में महिलाओं की शक्ति, स्वतंत्रता के बाद से अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव हुए, मतदान का अधिकार, प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष के विविध कार्यक्रम, विविधता में एकता, उत्पादन के मामले, भारतीय रेलवे का नेटवर्क और भारतीय सशस्त्र बल आदि, इन सब का जो है ये सब जो उपलब्धियां हैं स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां थी। आगे बढ़ेंगे हम। यूनेस्को, है ना, यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखते हुए उसका कार्य बताइए। तो यूनेस्को जिसका अगर हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ है, तो ये पेरिस में है। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का पूरा नाम। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार झगड़ों का निपटारा करना, ये इसका जो है कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना को करना, ये यूनेस्को का जो है उद्देश्य है। और यूनेस्को का पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है ना, पेरिस, फ्रांस। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप आते हैं। तो द्वीप समूह में बंगाल की खाड़ी है, उत्तर दक्षिण की ओर फैला है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तथा दूसरा केरल राज्य के पश्चिम में अरब सागर के बीच में है, इसे लक्षद्वीप के समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं तथा अधिकांश भूमि क्या है, ढालू है, घने जंगल हैं और यहाँ नारियल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो पहली बात तो अक्षांशीय स्थिति है, समुतल से इसकी ऊंचाई, पर्वतों की दिशा, सागरीय जो है तथा पवन की दिशा, वायुमंडलीय दबाव और जल स्थल वितरण, धरातलीय बनावट, ये सभी के सभी क्या है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। अगला, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं। तो जैसे कि भूकंप है, बाढ़ है, महामारी है, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। वैसे अगर मानवकृत आपदा पूछे तो आप पता होगा, जैसे विस्फोट करना, है ना, बमबारी करना, ये सभी जो है मानवकृत आपदाएं होती हैं। अगला क्या है, चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो वात चक्र भी कहते हैं, बवंडर बोलते हैं, है ना, झंझावत बोलते हैं, घोल्ड वायु मतलब कि इस आकार में होते हैं, एक स्थान से निकलती है ऐसे चारों तरफ की ओर, है ना, ये मतलब है। तो घोल्ड वायु भी कहते हैं। ये चक्रवात के अलग अलग नाम है। पराबैंगनी किरणों से होने वाले 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो नंबर 1, त्वचा के कैंसर के कारण पराबैंगनी किरणें से क्या होती है, त्वचा का कैंसर हो जाता है। उसके बाद सनवर्ग का मुख्य कारण होती है, ये आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, हानिकारक होती हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेड निकलती है इनसे, जो कि बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है। तो बात करें उत्तर प्रदेश में, तो पेड़ पौधों मिट्टी के जल के साथ खनिज लवण का अवशोषण करते हैं और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधे क्या करते हैं, जो अपने जड़ों के द्वारा खनिज लवण लेते हैं, जल लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या बनाते हैं, अपना भोजन, है ना, C6H12O6 ग्लूकोज जिसे कहते हैं बनाते हैं और उसके बाद मंड के रूप में लेते हैं। उसके बाद बात करें, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और थोड़ा बहुत जल बाहर निकालते हैं। मिट्टी का उपयोग
बर्तन निर्माण जैसे कि सुराही, मटके तथा कुल्हड़ में किया जाता है। तो और मिट्टी का उपयोग भवन बनाने जैसे कि ईंट बनाने के लिए भी किया जाता है। अगला है रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश और किस जिला तथा किस नदी पर है। तो रिहंद बांध परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के रेणुकूट शक्ति नगर मार्ग पर पिपरी पर स्थित है, पिपरी स्थान पर है। यह रिहंद नदी को बांधकर बनाया गया है। तो रिहंद परियोजना कहाँ है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो ये स्थापना हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, अगर आपने पहले देखा होगा पहला पार्ट वाले में, तो उसमें बताए हैं 1875 ईस्वी को जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये आप याद रखेंगे। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात करें यंग इंडिया जो नामक एक साप्ताहिक पत्रिका होती थी, मतलब एक सप्ताह में निकाली जाती थी और इसे गांधी जी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। और ये पत्रिका किस भाषा में रहती थी? तो आप कहेंगे अंग्रेजी भाषा में। तो यंग इंडिया है ना, ये पत्रिका जो है गांधी जी द्वारा प्रकाशित की जाती थी और ये अंग्रेजी भाषा में निकलती थी और ये वीकली निकलती थी, हफ्ते में एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है? 1857 की स्वतंत्रता के संग्राम के कारण बताइए। तो ईसाई धर्म का प्रचार, जातिवाद की उपेक्षा, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग, भेदभाव नीति, कुटीर उद्योगों और धंधों का विनाश, ये सब 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के क्या थे? कारण थे। रानी अवंतीबाई कौन थी? तो यह रायगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी थी। कौन? रानी अवंतीबाई, जिनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने उनका कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण उन्हें रामगढ़ से हटा दिया था। श्रीमती एनी बेसेंट मुख्यतः या मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? तो ये आयरिश की निवासी थी। कहाँ की? आयरिश की निवासी थी मूल रूप से। अखिल भारतीय कांग्रेस है ना की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना किसको श्रेय देते हैं? तो ये आज तो पूरा पढ़ा चुके हैं कि इसकी स्थापना 1885 को 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी इसकी स्थापना, और A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्रह्मेश्वर बनर्जी ने की थी। कहाँ पे? मुंबई में। अगला, राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो वो थे जो उदारवादी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए है ना। और बात करें मित्रा तथा पृथ्वी चंद्र राय, ये सभी क्या थे? उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। आगे बढ़ेंगे हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बताइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्य क्या थे? तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई, जो कि 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक कानून को तोड़ा था दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने। तो 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक जो है क्या चला था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था। अगला है मानसूनी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? कि इसकी विशेषता ये है कि जलवायु दशाओं जैसे कि तापमान, वायुदाब और हवाओं की दिशा, वर्षा आदि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जेट वायुधारा क्या है? तो देखो 2 बार पूछा गया, ऊपर भी पूछा गया था ये प्रश्न। तो वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है उसे हम क्या कहते हैं? जेट धारा कहते हैं। ऐसी वायु जो पश्चिम से पूर्व की दिशा बहती है उसे हम जेट धारा कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो वे संसाधन जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाएं, स्वतंत्र रूप से, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, पेट्रोल है आदि, ये सभी के सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। अगला है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? तो रिहंद यहाँ पे होना चाहिए, रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध ये भी पूछा था, फिर पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के है ना रिहंद बांध बनाया गया है सोनभद्र जिले में, पिपरी नामक स्थान पर। चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा? तो चिपको आंदोलन वन बचाओ अभियान से महत्वपूर्ण योगदान रहा। आप देखे होंगे कि जो है उत्तराखंड में जो है मेन रूप से चलाया गया था। अब कमेंट में ये बताएंगे चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, है ना, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। अब ये लास्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? तो किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। आप देखते हैं कि एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अगला, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बताइए। तो जनाधिक से आशय देश में उपलब्धि खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है ना। तो माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये है, माल्थस नहीं जनाधिक रहना चाहिए, यहाँ पे गलत लिखा यार। तो 1857, इसको आप छोड़ ही दें आप। 1857 क्रांति का नेतृत्व किससे चुना गया था? तो इस क्रांति या आंदोलन का नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को बनाया गया था, है ना, बहादुर शाह जफर को बनाया गया था। तो चलिए, इस प्रकार जितने प्रश्न पूछे गए थे हमने सभी को कवर कर लिया 2 पार्ट में।
आप इन्हीं को 2-3 बार सुने आप, तो आप एग्ज़ाम में बेहतरीन स्कोर आप करके आएंगे, क्योंकि प्रश्न देखोगे आप रिपीटेड होते हैं, है ना, एग्ज़ाम में। तो आपने वीडियो को धैर्यपूर्वक देखा, सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, तो क्योंकि मोटिवेशन मिलता है एक वीडियो नया बनाने के लिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।